रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में नाटक होता है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैम आपने अभी कुछ कराया था क्लास, मतलब स्टार्ट नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले? नहीं कराया है। चलिए जी, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है, दैट इज क्या, हम लोग एक न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन आप लोग को पढ़ाना ही है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम पुराना रिवाइज करें और वो सब करके आपका टाइम वेस्ट करें, इससे बेटर है कि एक नया चैप्टर हल्का सा स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा मतलब क्या मतलब 3 दिन पढ़ाना है? कुछ नहीं, अबे इतना कैलकुलेट मत करो, मैं अपना बता रही हूँ, बस सुनो, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो हमारा चैप्टर है, हम उसको कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसका मतलब तो आपको जो है समझ में पूरा पूरा आ ही रहा होगा कि ये हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो तो क्या ये चैप्टर वैसा ही नहीं है जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था, स्ट्रेटजीज वाला, बट डिफरेंस क्या आ जाता है, वहां हम प्लांट्स और एनिमल्स तक में थे, यहाँ पे हम किस में आ गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ गए हैं, प्यार से माइक्रोब्स बोलते हैं। एक चीज और याद रख लीजिए, इस चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म से चलना होगा। एमओ मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर बार मैं पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिख सकती, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर बेसिकली आपको क्या बताएगा कि ऐसे हमारे पास जो माइक्रोब्स वर्ड जैसे ही हमारे माइंड में आता है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई ऐसी चीज जो बीमारी फैला रही है, राइट। अगर ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हम देखें तो हम उस चैप्टर को अगर उठा के चलें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कुछ कुछ तरीके के ऑर्गेनिज्म से जो आपको बीमारी फैला रहे थे, किसी तरीके से हार्म कर रहे थे। बट यस, स्टिल आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्टमक में, याद है हम लोग टाइम पे पढ़ा था, बाइल जूस और कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरियाज कहते हैं, उनकी हेल्प से क्या हो रहा होता है कि वो हमारे एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं हमारे स्टमक में, जिसकी वजह से, या इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करते हैं, हम लोग, हमें बीमारी नहीं लगती है। तो वही सब चीजें, वो सारे माइक्रोब्स जो कि हमारे ह्यूमंस को किसी भी तरीके से फायदा दे रहे हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाओगे तो डेफिनेशन क्या है, पहले हम इस वाली स्लाइड से देख लेते हैं। थैंक यू वैशाली, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे वापस से मिलके, ठीक है। तो क्या है, पहले डेफिनेशन वाला पार्ट जो है हम थोड़ा सा इधर से देखेंगे, फिर बाकी स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, बिकॉज इस चैप्टर की स्लाइड्स मैंने कंप्लीट कर दी थी, तो वो हम लोग वहां से देख लेंगे। क्या है बेसिकली माइक्रोब्स, और हम किन्हें माइक्रोब्स की कैटेगरी में डालते हैं, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे 0.1 mm से साइज कम होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। वैशाली, ये हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। मैम चैप्टर 9 चल रहा था ना? स्ट्रेटजीज खत्म तो हो गया अब है, लास्ट क्लास खत्म हो गया। अच्छा हाँ, हमने बस उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, है ना। बट अगर आप चाहते हो तो मैं इस चैप्टर को फिर स्टॉप कर देती हूँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। यूजुअली हम लोग ऐसे ही रखते थे लास्ट क्लास अपना क्वेश्चन आंसर्स वाला, बताइए। यही ठीक है ना, वही मैं इसीलिए सोच रही थी कि अब इस चैप्टर को लगभग खत्म कर देंगे। आगे भी आप भी क्लास लोगे ना? नहीं वैशाली, बस ये 3 दिन के लिए है मेरा अभी, ठीक है। हाँ जी, माइक्रोब्स क्या है हमारे, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज वो क्या है, लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, माइक्रोब्स आपको पता है हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और अगर आपको याद हो तो इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। कैसे, मैंने आपसे कहा था कि एक ब्रेड पे हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्चर लगा के, मतलब हाँ गीले हाथ से क्या करो, उसको ऐसे करके ब्रेड को रख, हल्का सा बस एक बार टच कर दो और उसको अपने बेड के नीचे, ठीक है, जहां पे थोड़ा अंधेरा मंधेरा हो, बेड के नीचे डाल दो। 2 दिन बाद आप देखोगे कि क्या 2 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे वहां पे, राइट। और मतलब वैसे भी क्या बोलते हैं, जो अचार वगैरह होता है उनमें भी ये जो हमारे ग्रो करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं। बट हमको यहाँ पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस के लिए वेलफेयर देते हो, फायदेमंद हो, ठीक है। तो माइक्रोब्स आपको पता है एयर में है, सॉइल में है, वाटर में है, हमारी बॉडी के अंदर भी है और बाहर, वो हमारी बॉडी के प्रेजेंट होते ही हैं। अब कहानी क्या है कि इनसाइड द थर्मल वेंट्स एंड द गीजर, क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सारी जगहों पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं जो नॉर्मल उसमें है, बट जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है या टेम्परेचर बहुत हाई है, वहां पे भी ये वाले, वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स हम उन फंगस को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं,
थर्मोफिलिक, ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाता है? हाँ, थर्मो एसिडोफाइल्स टेम्परेचर हाई लेवल के जाते हैं, थर्मोफाइल्स हम लोग बोलते हैं जो हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं, और लो टेम्परेचर वालों को क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर, और एक हमारा आता है, जैसे एक तो हमारा लो हो गया, एक हाई हो गया, और एक आता है मीडियम। एनीवन? मैम हेलोफाइल्स। बिल्कुल सही, ठीक है। अभी आ रहे, रुको एक सेकंड। तो हेलोफाइल्स तो वो हो गए ना जो हमारे उसमें ग्रो मैम वो गट में होते हैं र्यूमिनेंट एलिमेंट के। हेलोफाइल्स नहीं हुए वो, ठीक है। एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। मीडियम वालों को क्या कहेंगे हम? मीजोफाइल्स, ठीक है। मीडियम वालों को कहते हैं मीजोफाइल्स, एंड जो लो वाले होते हैं उन्हें उन्हें एक बार मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट जहां तक मुझे याद है तो हाइड्रोफाइल्स हम कहते हैं उन्हें, ठीक है। हाइड्रोफाइल्स कहा जाता है, एक बार कोई रीचेक भी कर लेना है इसे, ठीक है, क्योंकि मीडियम सॉरी लो वाला मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ कि इसका क्या नाम था, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं? ये हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, माइक्रोब्स को हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली भी ग्रो कर सकते हैं, और नेचुरल तो वो ग्रो कर ही रहे हैं। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था उस टाइम पे भी बताया था कि यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चा जी, जस्ट वन सेकेंड। यूजुअली मैम क्या होता है, मैं जब आपको करना होता है तो आप क्या करते हो ना, आप ना सॉइल से एक सोल्यूशन लेके आते हो, मतलब एक सॉइल से आपने ले लिया, ठीक है। वो भी हर जगह की सॉइल नहीं, बस वैसे हर जगह सॉइल में आपको पता है माइक्रोब्स प्रेजेंट है, बट बेसिकली आप क्या करते हो ना, एक एरिया सेलेक्ट करते हो जहां पे या फिर टेम्परेचर बहुत हाई है या टेम्परेचर बहुत लो है, क्योंकि आपको स्टडी अगर करनी है तो मीजोफाइल की क्यों, मीजोफाइल के तो अगर आप गूगल पे डालोगे ना तो आपको एन नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर प्लेस की सॉइल को सेलेक्ट करते हो, आप वहां पे आके उसको क्या बनाते हो, पहले उसका डाइल्यूशन बनाते हो। नाउ मैम डाइल्यूशन क्या हुआ? डाइल्यूशन ना एक बहुत ही वाटर। क्या प्रेरणा, प्रेरणा आपकी आवाज उड़ गई पूरी। मैम गूगल पे तो कोल्ड वालों को कुछ और ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है एक बार बताना वैशाली, मैं एक्चुअली अरे थोड़ा सा मैंने वर्ड भेजा है आपको, समझ नहीं आ रहा। माइक्रोफिलिक। चैट में। चैट बॉक्स में, जस्ट वन सेकेंड। अरे यार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई तभी मैसेज नहीं आया, एक सेकेंड देना। हम क्रायोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स बोल रहे हैं। नहीं मतलब ये ठीक है, क्रायोफाइल्स एंड साइक्रोफाइल्स बोल रहे हैं, बट ना मैंने जो वर्ड्स किया हुआ ना मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, मैं देख के बताऊंगी तुम्हें, बट कोई ना। चलो अभी के लिए क्रायोफाइल्स ही मान के चल लेते हैं, वरना अभी के लिए इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल दो, है ना, कोई ना। चलो चलिए जी, अब आगे सुनो कहानी। डाइल्यूशन हमें बेसिकली क्या बनाना होता है ना, कि डाइल्यूशन में आपको क्या करना है, आपने जहां की भी सॉइल इकट्ठी की, अब ऐसा नहीं होता है कि जहां पे भी आप जा रहे हो ना आपने एकदम इतना सारा सॉइल उठा लिया, एक तरीके से उठाना होता है, जैसे हम कहते हैं एक स्टेरिलाइज्ड वे से, ठीक है, एक स्टेरिलाइज्ड वे से आपको वो उठाना होता है। स्टेरिलाइज्ड वे मतलब क्या, जो भी आप इक्विपमेंट लेके जा रहे हो सॉइल कलेक्ट करने के लिए, आपने जो जैसे हम बेसिकली क्या लेके जाते हैं वो तुम क्या बोलते हैं उसको, स्पैचुला, सुना है ये वर्ड, स्पैचुला, एक जैसे हम लोग चम्मच खाते हैं ना, Yes, ma'am. चम्मच से खाते हैं, तो वैसा ही एक चीज होता है, आगे हल्का सा ऐसे करके और ऐसे करके लंबा सा, ठीक है, स्पैचुला जिसे हम कहते हैं। स्पैचुला भी आपका कैसा होना चाहिए, जिसको आपने क्लीन किया हो, ठीक है, ये नहीं कि वो हमारा पहले से ही उसमें कोई फंगस था और हम उसी को ग्रो कर रहे हैं। स्पैचुला आपका स्टेरिलाइज होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपको एक चीज चाहिए होता है, वो चाहिए होते हैं बैग्स। कौन से? जो प्लास्टिक वाले बैग्स होते हैं, वो भी कैसे, जिपर बैग्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिपर बैग्स कहते हैं। वो भी आपका कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। अब मैम जिपर बैग को कैसे स्टेरिलाइज करें, मार्केट से मोस्टली क्या आपको स्टेरिलाइज ही मिलते हैं, क्या है, शायदों में फ्रूट उठाने के लिए मिलता है, ओके, उठाने के लिए आपको मिलता है। हाँ जी आदित्य जी क्या पूछ रहे हैं? ओके मुझे लगा शायद आपको कुछ पूछना है। देखो अब ये वाला जो काम है ना आपका सिर्फ सॉइल तक ही नहीं है, आप खुद से सोचो, अगर मैं ये बात सिर्फ आपको सॉइल के लिए समझा रही हूँ अभी के लिए, तो क्या अगर आप चाहो तो आप ये नहीं देख सकते, आजकल आपने देखा ना फ्रूट्स में भी, फ्रूट्स जो हमारे आते हैं, एप्पल जो आजकल आ रहा है, बेसिकली जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम एप्पल आता है, उसमें भी क्या अंदर ब्लैक ब्लैक सा कुछ अ, अजीब सा लगा हो आ रहा होता है, ठीक है, अंदर से खराब वाले जो एप्पल्स चल रहे हैं, या बाहर बहुत सारे पैचेस वाले भी एप्पल दिख रहे होते हैं, है ना। आप किसी भी फ्रूट का कहीं का भी, ठीक है, आप उसको लो,
प्रॉपरली, बट वो भी आप जब आप कलेक्ट करोगे तो वो आपको स्टेरिलाइज लेना होता है, ठीक है। तो आपने उसको भी लिया और अपने जो ग्रोथ मीडिया होगा ना, मीडिया हम बनाते हैं, मीडिया इज द जो हमारे फंगस का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, भोजन है वो, जो वो खाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे अगर हम सॉइल की केस की बात करें तो सॉइल के केस में तो आपको क्या बनाना होता है मैम, डाइल्यूशंस बनाने होते हैं, ठीक है। डाइल्यूशंस मतलब क्या हुआ मैम, डाइल्यूशंस मतलब हुआ कि आप खुद से सोचो कि अगर हम 1 ग्राम सॉइल ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत मिनिमम अमाउंट ही लेना होता है हमें, हमने 1 ग्राम सॉइल लिया और उसका फाइनल वॉल्यूम, क्या वर्ड यूज करते हैं हम मैम, मैम उसका हमने फाइनल वॉल्यूम जो है क्या कर दिया, 10 ml कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा, 10 ml पहले पानी डाल दिया, उसके बाद ऊपर से 1 ग्राम वो डालोगे सॉइल, नहीं, पहले 1 ग्राम सॉइल डालना है, उसके ऊपर से आपने पानी उसमें तब तक डालना है जब तक कि वो 10 ml तक ना पहुंच जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जो होता है वो अलग आता है। अब आपने क्या कर दिया, ये है हमारा 100 ml, ठीक है। अब सॉरी ये 10 ml है हमारा। अब आपको क्या करना है ना कि इसके आगे वाले जो स्टेप्स होंगे ना, उन्हीं को हम मेजरली बोलते हैं डाइल्यूशन, क्योंकि ये तो हमारा प्योर वाला आ गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट मिट्टी से लिया। अब आपने क्या करना है ना, इस 10 ml वाले से 1 ml सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन लिया, और इसमें आपने फिर से जो फाइनल वॉल्यूम बनाया, फाइनल वॉल्यूम किसको डाल के बनाते हैं, डिस्टिल वाटर को डाल के बनाते हैं, ठीक है, DW बोलते हैं उसे। डिस्टिल वाटर आपने फिर से डाला, इसमें कितना, 9 ml, ठीक है। यहाँ आप बोलोगे कि डिस्टिल वाटर, वो फाइनल वॉल्यूम हमारा डिस्टिल वाटर का होना चाहिए 10 ml, इस वाले में आपने क्या किया, इधर से 1 ml लिया और 9 ml डिस्टिल वाटर डाला। तो ये हमारा जो डाइल्यूशन बनेगा ना, ये हमारा सेकेंड रेंज का डाइल्यूशन बनेगा। क्या कहते हैं इसे, 10 raised to power -10, क्या बोलोगे इसे, ये है हमारा 10 का और ये है हमारा 10 to the power -10 का, ठीक है। अब जब इसके आगे बनाओगे, ठीक है, क्लियर और क्लीन और बैक्टीरिया फ्री, नहीं ऋतु पता है ये तो पहला डाइल्यूशन स्टेप है, इसके आगे जब आप बनाओगे ना तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, अब ये वाला भी हमारा 10 ml बन गया टोटल, ठीक है। अब इसमें से भी आप यही काम करोगे, इस वाले में से भी आपने क्या लिया, फिर से 1 ml लिया और फिर आपने फिर से 9 ml फ्रेश डिस्टिल वाटर डाला, ठीक है। तो ये हमारा कितने का बन गया, 10 to the power -100। ऐसे करके हमें टोटल कितना, 5 बार ये काम करना होता है, दैट मीन्स 10 to the power -10,000 तक आप जाते हैं। ये हमारी बनती है डाइल्यूशन रेंज, जिससे हम आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को हमारे लैब में कल्चर मीडिया के ऊपर। क्योंकि अब आपने क्या करना है, इन सब में से ये जो आपकी 5 रेंजेस बनी ना, इन सारी रेंजेस में से इन सबको जैसे हमने A, B, C, D और E नाम दे दिया है, इन सारे में से आप क्या करोगे, अब इन सारे में से मैम आप 1-1 ml पानी लोगे अब, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, इन सब में से आपने 1-1 ml पानी लिया 5 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में, और उसको हमने क्या किया, जो हमारे पास मीडिया हमने बनाया था, ठीक है, जो मीडिया हमने बनाया था उसमें ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। इसके लिए हमारे पास पिपेट आती है, सुना होगा आपने, टाइट्रेशन किया होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पिपेट आती है, उससे आपने इसमें उसको डाल दिया और 2 दिन बाद आप देखोगे, दो थोड़ा सा कम होता है, थोड़े टाइम बाद 3 दिन मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 days बाद आप देखोगे कि वहां पे आपको क्या दिखेगा, कुछ जो है बैक्टीरिया या फंगस आने लगेंगे। अभी के लिए हमने उनको वर्ड यूज करा है माइक्रोब्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वायरस भी हो सकता है। आप जब स्टार्टिंग की जो वो सब चीजें आ रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको क्या कहा जाता है कि वो मैम कॉलोनी के फॉर्म में आ रहे हैं। किस फॉर्म में आ रहे हैं, कॉलोनी के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है, छोटी छोटी यूं। तो ये हम क्या कहते हैं, ये हमारे फंगस की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज हैं, जो उनका पहला इनिशियल स्टेप होगा। तो ये आपको समझ में आया कि कॉलोनी क्या है, कॉलोनी मैम हमारा सबसे पहला पार्ट है जो हमारे पेट्री प्लेट में आएगा जब हम फंगस को आर्टिफिशियली गुड इवनिंग मैम। करते हैं। क्लियर हुआ ये सेकंड पॉइंट पूरा, आपको इतनी रामायण करनी पड़ेगी सेकंड पॉइंट समझाने के लिए, ठीक। चलो जी, जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज एक बार जाके वीडियो दोबारा से देखना। फिर क्या कह रहा है ये, ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म सबको पता है,
जो केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर चलनी है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। बिल्कुल सही प्रेरणा, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म मैम, क्योंकि जिंदा रहने के लिए वो एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और वही केमिकल्स, हम इतना झाड़ क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है हमको यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं सॉइल में, पड़े रहने दो उनको, ठीक है, आराम से वो अपना काम, सो रहे हैं सोने दो उनको, क्या जरूरत है इनका, यही जरूरत है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही ऋतु, कि ये मैम हमारे काम आएंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कि हम माइक्रोब्स की हेल्प से ना फ्यूल, जिससे हम इथेनॉल, ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड का, हाँ जी, और भी बहुत सारे एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। अब आगे कहानी क्या है मैम हमारे पास, आगे कहानी है मैम हमारी कि the use of living organism in system or process for the manufacture of useful product, कौन कौन से एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, सेल, हायर प्लांट्स, और इन सब का हमको जरूरत होता है, और उनको हम पहले क्या करते हैं, आइसोलेट करना है। जो ये प्रोसेस हुआ ना बच्चे, ठीक है, इसी को हम कहते हैं आइसोलेशन। क्या कहते हैं, जितना मैंने अभी आपको ये पूरा का पूरा वो पढ़ाया ना, कि हम बाहर से सॉइल लेके आए, हमने उसका डाइल्यूशन बनाया, फिर उन सब में से एक एक ml लेके हमारी पेट्री, जो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पेट्री प्लेट में उनको हमने ग्रो कराया, ये पूरा क्या है, हमारा आइसोलेशन का तरीका है। देखा है ना, जैसे हम लोग का हॉस्पिटल्स में भी, तुम लोग तो जानते ही होगे, हॉस्पिटल में भी लोगों को क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। अभी जब कोरोना चला था उस टाइम पे तो बहुत सुना था ना ये वर्ड, तो ये वही वाला हमारा आइसोलेशन है, ठीक। चलिए जी, आगे कहानी क्या है अब इसमें, आगे है कि अब हम आगे हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं और कौन कौन से जो फील्ड्स हैं हमें उनको पढ़ना है। ये जी बताइए जी, सोनिया जी को कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, सोनिया ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर चल रहा है। वेरी गुड वैशाली, सबसे पहला वाला पार्ट तो ये सबको पता होगा, जैसे कहते हैं ना एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो अब वो भी समझ गया होगा कि दही में मैम, अच्छा तुम लोगों ने भी वो वाला भी सुना होगा ना, एक जिसका वो शिल्पा शेट्टी ऐड करती हैं, याकुल्ट, ठीक है, Yes, या ma'am. क्या है, बैक्टीरियाज ही हैं। कौन से बैक्टीरियाज हैं मैम, गुड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे स्टमक को क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो बोलती है ना उस एड में कुछ ऐसे ही, तो वही चीज करते हैं, हाँ, इंटेस्टाइन को फिट बनाती है, तो वही काम ये कर रहे होते हैं। अब क्या है, जनरल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, और एक काम करते हैं रुकिए, चलो ठीक है, 2 मिनट पहले इस वाले से करते हैं, फिर हम अपने वाले पे आएंगे। क्या है, देखो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का तो जरूरत है नहीं, एक एक लाइन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे मोस्टली चीजें आपको सब समझ में आती जाएंगी। तो एक बार हम लाइन वाइज लाइन ही पढ़ लेते हैं फटाफट से। अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोग दही जो बनाते हैं दूध से, तो वो हमारा क्या है, माइक्रोब्स की हेल्प से ही बन रहा होता है, ठीक है मैम, ये हमें बात समझ में आती है और हमें पता भी है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम, लैक्टोबैसिलस, और कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, कॉमनली हमें, मैम ये चैप्टर इजी है क्या, दीपक जी हाँ ठीक ठाक है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना हाई पेस पे पिच पे नहीं जाएगा, मोस्टली क्या है ना ये वो वाला चैप्टर है, ठीक है। चलो हमने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो है वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस मीडियम, हाँ जी बिल्कुल मीडियम पेस वाला है, ठीक है। और एंड अदर कॉमनली जिन्हें हम क्या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, इन वो हमारे क्या होते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं और हमारे मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। ड्यूरिंग दी ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे क्या हो रहा है, द लैब, फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। हाँ दीपक बहुत ज्यादा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इन्हीं स्लाइड से काम चल जाएगा आपका। लैब प्रोड्यूस क्या करते हैं आपके, प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोagulate एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। क्या कर रहा है हमारा लैब मैम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली क्या कर रहा है, वो कुछ ऐसे एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे मिल्क के प्रोटीन के साथ उसको कोagulate कर रहे हैं और उनको डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही काम हमारे साथ हो रहा है। अब हम लोग यूजुअली करते कैसे हैं, जैसे आपकी मॉम करती हैं, बट आपको वर्ड क्या यूज करने हैं, आपको वर्ड यूज करने हैं साइंटिफिक वाले, कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम डालते हैं फ्रेश मिल्क में, और उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग कुछ और बोलते हैं, जाउन करके बोलते हैं उसे, बट यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट के लिए क्या वर्ड है वो, इनोक्यूलम। क्या बोलोगे उसे आप, इनोक्यूलम, ठीक है। और उस छोटे से इनोक्यूलम में ना
आप अगर आप क्या बोलते हैं अपने मतलब लैब में जाना ना, तो अपने घर से एक छोटा सा चम्मच दही ले जाना, या अगर तुम लोग लंच लेके जाते होगे और दही अगर उसमें होता होगा, हल्का सा एक लंच वो लेना दही का पार्ट, बहुत जितना आपका बेस्ट चीज पता है क्या होता है प्रैक्टिकल में, आप जितना कम चीज यूज कर सको। आपने बहुत छोटा सा एक डॉट डाला इस पे स्लाइड पे, ऐसा करना प्लीज एक बार, ठीक है। ये आपने दही लिया, ये आपने स्लाइड पे एक डॉट डाला पिपेट या किसी भी की हेल्प से, और फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर डाला है एक स्टेन, कौन सा, मिथाइलिन ब्लू, क्या बोलते हैं हम, मिथाइलिन ब्लू बेसिकली, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू स्टेन हमने इस पे डाला, और जैसे ही आप इस पे ये स्टेन डालोगे, उसके ऊपर रख देना आप क्या, कवर स्लिप, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और फिर इसके ऊपर रख देना कवर स्लिप, ताकि वो जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि आपको पता है ना लाइव बैक्टीरिया है, जिंदा बैक्टीरिया है, ऐसे ऐसे करके चलने लगेगी, ठीक। फिर आप उसको देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, हमने खुद में भी देखे हैं, और ये दिख जाते हैं बहुत इजीली। एक बेसिक सा भी माइक्रोस्कोप होगा ना तुम्हारे लैब में, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। मैम बट वो पावर नहीं, उसमें बहुत कम दिखता है। वैशाली आपका अगर छोटा वाला पुराना वाला माइक्रोस्कोप भी होगा ना, तब भी दिख जाता है वो, ठीक है। लैक्टोबैसिलस का साइज इतना है कि वो हमें दिखाई पड़ जाता है, ठीक। अब क्या हुआ हमारे साथ, अब हमारे साथ क्या हुआ मैम कि उस एक छोटे से हल्के से उसमें भी क्या है हमारे पास, वही चीज है कि लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं विच एट सूटेबल टेम्परेचर। आपको पता है कि हर, जैसे मार्केट में तो हर टाइम दही मिल जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते, मार्केट वाले क्या करते हैं, उसको वो प्रॉपर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो सब प्रोवाइड करते हैं, बट घर में हर टाइम हम दही नहीं जमाते। ठंड में दही वगैरह जो है बहुत मुश्किल से जमता है, क्यों, क्योंकि तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो मैम हमारा मीजोफिलिक बैक्टीरिया है, वो ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाता, तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं दे पाता, ठीक है। thus converting milk to curd, which also improves its nutritional value by increasing the vitamin B1। दही में क्या होता है, विटामिन B1 भी होता है, ठीक। चलो जी, अब ये थोड़ी बहुत चीजें हैं हमारे पास जो तुमको कैसे करनी है, रटनी है प्रॉपर। एक क्या है, टॉडी है। टॉडी क्या है मैम, एक ना ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। हम यहाँ आई गेस ये साउथ का ड्रिंक है, जिसको जो कि किससे बनता है, हाँ, सैप ऑफ पाम। पाम समझते हो ना, वो झाड़ वाले प्लांट्स आते हैं, पाम ट्री के सैप से ये मिलके बन रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉडी। फिर क्या है हमारा चीज, और चीज क्या है, यहाँ पे एक सेकंड, कोई ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस स्लाइड के बाद कर जाएंगे तो चूहा खाता है। हाँ जी, ठीक है। चीज जो है दैट इज जो ये है पार्शियली डिग्रेडेड कॉन्सेंट्रेट ऑफ मिल्क फैट, वो भी हम आपको पता है किससे बनता है, दूध से ही बनता है। एंड सेजिन मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब। स्विस चीज मिलती है, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है प्रोपैनी बैक्टीरियम शेरमानी, ये हमारा उससे बना होता है। उसके अलावा जो एक आता है रॉकफोर्ट चीज। हाँ जी प्रेरणा, मैम केसीन लिखा है, वो आपने गलत पढ़ा। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, मैम मिल्क फैट एंड केसीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। केसीन सेसीन, ठीक है, जो भी बोलते हो बस मैम चाहिए वर्ड। अबे जी कहाँ चले गए थे आप, अभी बिल्कुल शांत थे। चलो जी, हम थोड़ी सी इन वाली स्लाइड से देखेंगे, थोड़ा सा आपको आई कैचिंग भी लगेंगी और एंटरटेन वो भी लगेगा कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है मैम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपको देखो, अच्छा एक चीज और मैंने आपको यहाँ पे बता पाई, आपको पता है ना जो आपका ये होता है माइक्रोस्कोप होता है, उसमें ना दो चीजें होती हैं। जैसे हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कितना 1500x का है, 1500 पावर का है, ठीक है। ये मैम 100 हमारे स्कूल में तो नहीं है ठीक है, क्या नहीं है अबे मैम, 1500x के है, ठीक है। 1500 से कुछ के 100x के भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे रेट बताते हो कि ये कितने का है, कितने का है, वो लेंस में लिखा रहता है। भी होता है क्या? मैम वो तो गिवन होता है मैम, लेंस के ऊपर ही लिखा रहता है। माइक्रोस्कोप पे लिखा होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो आप? मैम पता नहीं 40x भी होता है। अभी बताऊंगी कि आप 40x किसको बोल रहे हो बच्चे। मैम हमारे स्कूल में तो 45 और वो 10 वाला है। नहीं बच्चे देखो, 10x और जो 45x होता है ना, वो हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोस्कोप में जब हम लेंस डाल रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि दो तरीके के लेंस हमारे उसमें यूज किए जाते हैं। एक वहां पे होता है जहां से आप ऐसे करके देख रहे होते हैं उसे, करेक्ट,
ठीक है। और फिर थोड़ा सा माइक्रोस्कोप ऐसे करके हम बना दें अगर, तो नीचे साइड में एक लेंस हमारे पास यहाँ होता है, क्या बोलते हैं इस वाले लेंस को, तुम लोगों ने भी ज्यादा पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैग्निफिकेशन चैप्टर हो गया फिजिक्स में आपका? नो मैम। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, कोई ना, बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम तो नहीं बना बट काम चलो बन जाएगा। ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ना आईपीस। ठीक, आईपीस होता है। और इस वाले पार्ट का भी कुछ नाम है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, सपोज के लिए हम ए ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यों नहीं लिया बता रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ ये जो आपके आईपीस होते हैं ना, यहाँ पे एक लेंस पड़ा है, एक लेंस पड़ा है हमारा यहाँ पे। अब कहानी ये होती है ना कि 1500x आपका कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप जो करते हो इसको मैग्निफिकेशन, और दूसरा हमारा होता है रेजोल्यूशन। ठीक है, पढ़ के देखना थोड़ा सा। ठीक है, रेजोल्यूशन, इन दोनों को हम यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। जो आप ये बोल रहे हो ना बच्चे 10x 45x एंड ये वाला पार्ट, ये हमारा यही वाला पार्ट है कि 10x आपने मैग्निफिकेशन अगर लिया है और 10x का ही आपका अगर रेजोल्यूशन है, तो आप कंबाइन करते हो तो हमारे उस माइक्रोस्कोप की पावर कितनी होगी, 100x। ठीक है, और अब जब हम बात कर रहे हैं 1500x वाला, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो होगा, माइक्रोस्कोप का होगा। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप को मैं बार बार कंफ्यूज कर रही हूँ, बट समझ जाओ कि मैं यहाँ पे अभी माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ कि 1500x अगर हमारा ये है, दैट मीन्स कि ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा एटलीस्ट एक अगर हम ले लें इसको 15x, ठीक है, और एक हमारा 100x होगा, तो हमारा ये जाके कितना हो जाएगा, 1500x दिखाएगा। 1500x दिखाने का मतलब है कि हमने जो इमेज देखी है ना, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की 1500 टाइम जूम की हुई इमेज है। ठीक है, 1500 टाइम जूम की हुई इमेज। ठीक है, कि आप उसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हो। तो ये वाला पार्ट एक बार जो आपका आई गेस अभी तक तो आपका फिजिक्स में आ जाना चाहिए था, नहीं आया है, तो प्लीज एक बार मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है ना वो प्लीज देखना। और अगर आपको नहीं मिलता है कहीं से, तो मेरे पास ना एक बुक है अलग से बायोफिजिक्स की, प्लीज मुझे बता देना, तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही ना आपको वो फोटोज खींच के भेज दूंगी, उस पूरे चैप्टर के भेज दूंगी माइक्रोस्कोप के। गूगल पे भी आप देख सकते हो, बट अगर उस चैप्टर में आई गेस हमारे तो मैं अगर आपके फिजिक्स में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक बार उसके फोटो जरूर भेज दूंगी, बिकॉज वो चैप्टर वो पार्ट उसका इंपॉर्टेंट है। वरना आप एक बार देखना कि आपके फिजिक्स में कब तक आ रहा है वो, कि कोई आपको समझाएगा ना तो ही थोड़ा ज्यादा इजीली आपको समझ में आएंगे चीजें। तो वैसे ही ये आपकी यही चीजें हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप, ठीक है, अलग अलग पावर्स में आपको उनको स्टडी करना होता है। अलग अलग शेप्स के हमारे पास बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसी दिखती है हमारी पेट्री प्लेट्स। ठीक है, कॉलोनीज जो होती है हमारी पेट्री प्लेट में कुछ ऐसी है, ये जो आपको दिख रही है, ये बरसात वाली बूंदे नहीं है हमारी, ये कॉलोनीज है जो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है हमारी, ये हमारे फंगस की कॉलोनी होती है। एक्चुअली डिफरेंस जो होता है ना, आप देख के भी बता सकते हो कि बैक्टीरियल कॉलोनी कौन सी होती है और फंगल कॉलोनी कैसी है। बैक्टीरियल कॉलोनी ना जब भी ग्रो करती है, आप लोगों ने वो देखा है जैम, जैम खाया होगा पक्का। ठीक है, तो जैम जिस तरीके का होता है ना, वो कुछ उस तरीके से दिखती है, मतलब क्या, हल्की सी ग्लिटरी होती है जिसका जो उसका सरफेस होता है, और क्या है आपकी एक पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं राउंड शेप्स में आपको दिखेगी। बैक्टीरियल कॉलोनी की जगह हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बट हमारी जो फंगस कॉलोनी होती है, आपने देखा है हम लोगों ने 11th में चैप्टर पढ़ा है फंगस, तो आपने वहां पे नहीं याद होगा तो आपने कैसे अचार के ऊपर देखिए, कभी अचार के ऊपर, यस मैम मैंने देखी है। ठीक है, पक्का की होगी। ठीक है, अचार के ऊपर या कभी कभी क्या हमारे ब्रेड के ऊपर भी, जो बहुत टाइम की ब्रेड हो जाती है तो उसके ऊपर भी, हाँ जी, ग्रीन व्हाइट ब्लैक, ये इस कलर की आती है। कैसी होती है वो, कहीं से ग्लिटरी होती है नहीं, वो कैसे दिखती है हमें, जैसे हमारी रुई होती है। करेक्ट, रुई समझते हो ना सारे के सारे, वो कुछ उस शेप में होती है। आप ना देख के बता देते हो, हाँ ड्राई कह सकते हो एक तरीके से, हाँ बर्फी वगैरह पे, स्वीट्स पे तो बहुत जल्दी आती है। तो ये आपका एक हल्का सा डिफरेंस है, बैक्टीरियल कॉलोनी आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और हमारी फंगल कॉलोनी। और अगर आप दूसरा एक डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे हो, तो बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे आ रही है, पूरे उसमें स्प्रेड है और एक ह्यूज नंबर में है, बल्कि फंगल कॉलोनी क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रही है आपके। देख रहे हो, चलिए जी आगे क्या है, जस्ट 1 सेकेंड।
इसने तो कुछ मैसेज किया मुझे, तो ये पता नहीं क्यों स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है। चली गई मैम। नहीं वो मैंने फिर जाना पड़ता है उसका बच्चा एक बार, वरना वो आएगी नहीं। मैम स्क्रीन थक जाती है, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ, वही तो बेचारी बोल रही है ना, मैम तो बैठी हुई है ऐसे तुम करके। कह रही कि मैं चलाऊं। चलो जी, चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, यही वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पे लेके आई ना कि ये स्लाइड्स आपको थोड़ी सी आई कैचिंग लगेंगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है, पहला जो हम लोग अभी देख चुके हैं, मिल्क को हमने कर्ड में जो है कन्वर्ट कर दिया है, प्रोड्यूसिंग एसिड जो हमारे कोगुलेट करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे मिल्क प्रोटीन को। सेम वही लैंग्वेज है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी की है। ये हमारे पास क्या है, जैसे मम्मा लोग बोलते हैं ना कि दूध पिया करो, उसमें क्या बोलते हैं विटामिन डी होता है, तो मम्मी से बोलो विटामिन डी तो हमारे दही में भी रहेगा वो, और वो कहीं जाएगा नहीं, बल्कि हम दही जब खाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें साथ में क्या आ जाता है, विटामिन B12 भी आ जाता है। ठीक है, इंस्टमक लैब जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है पैथोजेंस को पहचानने में, उसको मारने में भी। ठीक मैम, मैं दही नहीं खाती, दही खाती हूँ मैं भी दीपिका, जब से मुझे पता चला मैं भी दही खाती हूँ। चलो अब क्या आ गया हमारे पास, अगला आ गया हमारे पास बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन वर्ड क्या है मैम, एरोबिक रेस्पिरेशन वर्ड क्या है मैम, हमने तो कभी सुने ही नहीं है ना। मैम फर्मेंटेशन तो सुना है, एरोबिक ईस्ट से रेस्पिरेशन, अल्कोहल बनाने में। वैशाली, और एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं सुना है? मैम सुना है ना? सुना है मैम। मैम सुना है। मैम सुना है। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने नहीं सुना है ना तो सीरियसली मैं आपको क्या बोलते हैं ना, एक एक फिर को मैम मानती हूँ। कहेगी 11th में चले जाओ, यहाँ पे बता। बहुत अच्छे से, करेक्ट, बहुत ज्यादा अच्छे से किया था हमने एरोबिक और एनारोबिक वाला टॉपिक। ठीक है, बहुत इसी तरीके से पढ़ा था। आई होप अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे साथ, दीपक जी तो हमारे साथ थे ही, ठीक है, अगर दीपक आपको थोड़ा सा याद हो, हमने बहुत ही तमीज से ये वाला टॉपिक हुआ है, और जिनके पास नहीं है ना तो वो मुझे बताना, तो मैं आपको उस वाले उसका लिंक निकाल के दे दूंगी। बहुत बेस्ट तरीके से किया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अब आगे क्या है कि ये मैम हमारे जो बैक्टीरिया है, हाँ जी, विदाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब सबसे पहली बात तो ये किसने बता दी है, ये सोनिया थापा। बिल्कुल सही बोला सोनिया ने। एनएरोबिक का मतलब सिंपल सा क्या है, एनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा ना वो नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है कमी में जो हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है, एब्सेंस में चल रहा है, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसको हम बेसिकली अब कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, जितनी भी जगह आपका ये जो ब्रेड वगैरह बन रही है और आप क्या केक वगैरह जो खाते हैं, देन डोसा, इडली, वहां पे हम कौन सा रेस्पिरेशन चला रहे हैं, एनारोबिक। एनारोबिक। 10th क्ले में भी था, 10th चैप्टर में भी था, आप ऐसे कह रहे हो। हाँ जी, आटा फुलाने में, जैसे भटूरे में, बिल्कुल सही है। इतने ज्यादा किचन में घुस गए हम सारे के सारे। चलो, तो ये सारे के सारे हमारे वहां पे क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन चल रहे हैं हमारे, और बैक्टीरिया कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है मैम, वो यूज कर रहा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डोसा, इडली, भटूरे, ब्रेड, इन सबको स्वेल करने में वो हमारा काम करता है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इससे होता क्या है मैम, हाँ जी राधिका जी, पिज्जा में भी कहीं ना कहीं वो होते हैं। ठीक है, इसमें हम मैम कर क्या रहे हैं, हम उन पर्टिकुलर चीजों में क्या कर रहे हैं मैम, हम उन पर्टिकुलर चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बच्चा जी, आप मैम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे वो हमारी उसमें नहीं आता है, पेप्सी में खोलते हैं तो वो गैस क्यों बनती है अंदर, कि अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो जी, बेकर्स ईस्ट किसका नाम है मैम, ये दूसरा, ये नाम है मैम सैक्रोमाइसिस सेरेविसेका। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरो। हेनरी लॉ यहाँ कहाँ आ गया भाई, मैम वो प्रेशर, पेप्सी में प्रेशर की बात कर रहा है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस आ गया यहाँ पे, ये किसके काम आ रहा है मैम, डो बनाने के लिए, वही चीजों को फुलाने में। हाँ जी आजाद, आजाद कुछ पूछ रहे हो आप? नो मैम, कुछ नहीं पूछ। अच्छा, तुम्हारा हाथ ऐसे उठ गया था ना। चलो, अब क्या है हमारा जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, टॉडी। ठीक है, टॉडी किससे बनता है मैम, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम दी
पाम प्लांट्स, ठीक है। पाम प्लांट ऐसा है, अब थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा होगा, उसके फर्मेंटेशन से हमें मिलता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू प्रोड्यूस चीज ऑल्सो, ठीक है। कुछ ऐसा लिखता है हमारा टॉडी। बैम्बू शूट्स और फिश, फर्मेंटेड फिशेस कहते हैं, हम यूज करते हैं फर्मेंट करने के लिए सोयाबीन को भी। चलिए जी, ये रहा आपका कौन सा, ये एक्चुअली एग्जाम में जो है पूछा जाता है बहुत बहुत बार कि हमारे पास ना दो तरीके की चीज है, एक है स्विस चीज, दूसरी है रॉकफोर्ट चीज, ठीक है। क्या डिफरेंस है मैम? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपके में स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? नो मैम। ओके, बिकॉज मेरे में आज पता नहीं क्या फोन में लाइट्स तो सारी ग्रीन है, पता नहीं क्यों बार बार ना ये स्क्रीन रुक जा रहा है, तो मुझे लगा शायद आपके में भी रुक रहा हो, ठीक है। अब स्विस चीज जो है हमारी क्या है उसमें मैम, अभी जैसे अभी शायद ऋतु ने लिखा है कि स्विस चीज में मैम दे हैव लार्ज होल्स, सॉरी वैशाली आपने लिखा है क्या? ओके सॉरी, ऋतु का ही नाम याद रहता ना एक्चुअली, कि यहाँ पे क्या है मैम, स्विस चीज में लार्ज होल्स होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय किसके द्वारा? बैक्टीरियम प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मानी, ठीक है। ये नाम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरियम है। फिर हमारी रॉकफोर्ट चीज आती है, हाँ जी बच्चे नाम थोड़ा हार्ड है बट 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा रॉकफोर्ट चीज और उसका नाम क्या है? ये बना है मैम हमारा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से, जो कि क्या है मैम, जो कि एक फंगस है, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग अ फंगस ऑन देम, ये किससे बनी है? फंगस को ग्रो करके बनती है। तो ये दोनों के दोनों टाइप की चीज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है मैम। ये टॉडी ग्रीन होती है ना बीच में, तो मैंने एक्चुअली टॉडी ड्रिंक देखा नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट थी, बाकी मुझे एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे बनती है तो मैं आपको बता पाऊंगी जी। चलिए ठीक है वो, चलो मतलब चलो फिर अगला हमारे पास क्या आ गया मैम, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि अब हमारा इंडस्ट्री में कैसे होता है, देख रहे हो ये बंदा जो आपको इसके आगे खड़ा हुआ दिख रहा है कितना छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो भी चीज बनेगा, मशीन बड़ी है। हाँ जी, कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ह्यूज अमाउंट में बनेगा। बंदा छोटे का मतलब है कि मैं आपको उस मशीन से कंपेयर ही करवा रही थी बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बिवरेजेस का, सब जानते होंगे क्या है, दारू वारू जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स का, एंड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। अभी तक हम जो ये बात कर रहे थे, ये लैब वाली अपने हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास कैसा था, बहुत ही छोटी अमाउंट में, देख रहे हो ये जो स्लाइड्स हमने बनाई थी, तो कैसा था, इतनी सी, हमारे हाथ से भी बहुत छोटी सी पेट्री प्लेट होती है, ठीक है। बट अब हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे चल रही है मैम, वो चल रही है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया की बात, और वहां पे क्या है आपके जो जिसमें हम ये काम करेंगे वो हमारा चल रहा था पेट्री प्लेट, यहाँ आ गए हमारे फर्मेंटर्स, और फर्मेंटर्स का साइज आप देख रहे हो कितना बड़ा है, और ये आपका कैसे होगा, ह्यूज स्केल में प्रोडक्शन होगा इन लार्ज वेसल्स, ठीक है। ह्यूज स्केल में प्रोडक्शन होता है इन लार्ज वेसल्स, इतना आप याद रखिए। फिर क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे जो हम ये हमारे जो बीवरेजेस बनते हैं दारू वारू, वो मैम किससे बन रहे हैं, ठीक है। और आप सबके सब जानते होंगे, ठीक है, इतने ये वाला तो टॉपिक वैसे भी बहुत जल्दी समझ में आता है। ये सारे बनते हैं हमारे किससे, माल्टेड सीरियल से या फिर हमारे फ्रूट जूस से, ठीक है, जिनको हम फ्रूट बियर के नाम से भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। कहानी किसमें है कि ठीक है इनको हम फर्मेंट कर रहे हैं, बट इनको फर्मेंट कर कौन रहा है, तो वहां पे हमारी ईस्ट आ रही है जिनको हम ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, और उस ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। देखो सबका ज्ञान निकल रहा है 1 मिनट के अंदर, है ना। ये देखो आदित्य जी ने एक और बनाया, मैम राइस से भी तो बनता है बच्चा, माल्टेड सीरियल के अंदर वही सब आ गया, ये वही है ना शायद, जौ जैसे बोलते हैं हम,
यस मैम। धान शायद है ना? तो ये सारे उसी में आ गए बच्चा। राइस रुइस जो है हमारा, राइस बार्ले, ये सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है, माल्टेड सीरियल्स में क्या कहानी चल रही है मैम हमारे बेवरेजेस बनाने के लिए कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसेस जो है हमारा, हम माइक्रोब यूज कर रहे हैं, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के काम आते हैं ये। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सबसे पहला, क्योंकि हर एक, और अगर आपको थोड़ा सा और भी याद हो लास्ट ईयर वाला ही पार्ट, जब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो हर बार हमारा एक जो प्रोडक्ट निकल रहा था तो C2H5OH ही निकल रहा था, एंड दैट इज योर इथेनॉल। नहीं क्लियर है आपको? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का शायद वो पार्ट है, प्लांट्स वाले, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला, ठीक है, जहाँ पे वो साइकिल्स हैं, वहां वाला स्लाइड आप जरूर पढ़िएगा एक बार। वहां पे आपको दिखेगा कि हर एक स्टेप में जहां भी एनारोबिक रेस्पिरेशन आएगा वहां आपका इथेनॉल का सिंथेसिस जरूर होगा। ठीक है, हाँ जी, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही दीपक जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। अब ये क्या है मैम कि वाइन एंड जो बियर होती हैं वो बिना डिस्टिलेशन के होती हैं। क्यों? और यहाँ पे जो ये विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अराक और ये सब जो चीजें हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रोथ। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है बताइए जी। दीपक आपने तो पढ़ा हुआ है, आप बता पाओगे? मैम पढ़ा तो नहीं है। नहीं, लास्ट ईयर तो पढ़ा है ना हमने, डिस्टिलेशन और नॉन, जो ये वाला पार्ट था थोड़ा सा तो डिस्कस किया था ना, उतना डिटेल में नहीं गए थे बट थोड़ा डिस्कस किया था हमने, आई रिमेम्बर दैट। उड़ गया दिमाग से मैम? मैम डिस्टिलेशन बताना है। हाँ जी, प्योरिफिकेशन नहीं क्या होता होता है? हम वही होता है ना लिक्विड से जो पेपर में हो जाता है, उसी को बोलते हैं। मैम। बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे सेपरेट करते इवेपोरेशन, कंडेंसेशन जो देखो, अगर आप लोगों ने लास्ट उसमें नहीं पढ़ा था ना तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर का वीडियो जरूर देखो। मेरे बिटले लिंक पे ही आपको शायद मिल भी जाए, या लास्ट ईयर वाला जो मैम बिटले है। लिंक अभी शेयर किया होगा उस पे भी आपको मिल जाएगा। 11th, अभी 11th में आया नहीं है, लास्ट ईयर वाले 11th की बात कर रही हूँ मैं। तो मैम यूजुअली नहीं 11th और 12th दोनों का डाला है ना हमने, तो 11th का भी है उसमें। 11th का अभी वो वाला चैप्टर आया नहीं है ना दीप, अब है, वो लास्ट ईयर कराया था मैंने। ठीक है, मैं उससे देखने को बोल रही हूँ क्योंकि वहां रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला हो चुका है ना, अभी इसमें हुआ नहीं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कोई नहीं मैम, लास्ट टाइम GP4 एक ग्रुप था, वो 11th क्लास का है मैम, उसमें तो होगा। हाँ ठीक है, एक बार मैम उसमें उसमें देख देख लेंगे। देखो यहाँ पे कहानी जो चल रही है ना, यहाँ पे जो आपने एक दो लोगों ने आई गेस मेरा वो वाला पॉइंट जो है वो क्लियर किया, एंड मनीषा ने जैसे कहते हैं ना ज्यादा हद तक भी क्लियर कर दिया है, एंड ऋतु ने उसका प्रोसेस बता दिया है। कहानी क्या है हमारे पास ना, कि आप लोगों ने देखा होगा ना, मूवीज में भी देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई कट वट लग जाता है और अगर आपको आसपास कोई चीज नहीं मिल रही होती है, डेटॉल या सेवलॉन नहीं है, और सपोज मतलब कोई चीज नहीं मिल रही है और दारू मिल रही है, तो बड़ी अजीब बात है, बट ठीक है अगर मिल जाती है तो व्हाट यू डू कि आप उसको डाल देते हो। हाँ, अल्कोहल डाल दो। क्यों मैम? क्योंकि अल्कोहल में क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेगा। क्यों मैम? क्यों? डेड। पता होना चाहिए कि वहां पे हमारे पास क्या है, उसमें मैम हमारे पास इथेनॉल प्रेजेंट है, डिसइंफेक्टेंट की तरह। हाँ बिल्कुल सही, एंटीसेप्टिक की तरह हम उसको को यूटिलाइज करते हैं। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पीएच जो होगा हमारा वो ऐसा होगा कि आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि दारू जितनी पुरानी होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती रहती है, वो और ज्यादा प्योर फॉर्म में जाती रहती है। ठीक है, और ज्यादा, हाँ गोली लगने पर मूवीज में दिखाते हैं ना ऐसा ही, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, वो और भी ज्यादा प्योर फॉर्म में जाने लगती है। तो वही चीज है हमारे पास यहाँ पे कि वाइन एंड बियर जो है वो हम विदाउट डिस्टिलेशन बना देते हैं। क्यों मैम? क्योंकि वाइन और बियर में यूजुअली क्या है ना कि वाइन और बियर में हमारा अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। ठीक है, मैं को एकदम एक्यूरेट नहीं याद है बट ऐसा कहते हैं कि 100% अगर हम वाइन अल्कोहल वो ले वाइन और बियर का वो, तो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 5 to 7% ही रहता है। ठीक है, बल्कि जो हमारे वो सब होते हैं, ये सारे विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब में हमारा कितना चला जाता है वो, उसमें अगर हम उनके 100% की बात करें तो इन सब में वो हमारा परसेंटेज शिफ्ट हो जाता है 14 to 15% तक। ठीक है, कि इतना अल्कोहल होगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बियर जो है वो दारू नहीं है, बट भैया है तो दारू ही,
बट क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन वाली है, इम्प्योर है, दैट मीन्स क्या, अल्कोहल या इथेनॉल जो है उसमें उसका अमाउंट बहुत कम है, तो इसीलिए वो क्या है, चढ़ती नहीं है ज्यादा। ठीक है, हाँ, जिन में सबसे ज्यादा होती है। ओके जी, मैम एक बार रिपीट कर दो, नेट चला गया था, थोड़ा सा ही रिपीट करना है। वैशाली बस मैंने इतना बताया कि जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म को हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं मैम, डिस्टिलेशन वाले पे, और दूसरा हमारा क्या है, डिस्टिलेशन हमारा किस बेसिस पे है, अल्कोहल का अमाउंट के बेसिस पे। हमारे जो ये वाइन एंड बियर होते हैं, ठीक है, इनमें हमारे जो है ये अल्कोहल जो है वो कम होते हैं, वाइल हमारा जो विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जिन और ये फिर अराक वगैरह जो है, उनमें हमारा अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसीलिए ये हमारे मतलब ये लोगों को ज्यादा जल्दी चढ़ती हैं एंड इसे कहते हैं इफेक्ट करती हैं। ठीक है, चलो जी। तो मैम रम लगाने से चोट सही हो जाएगी? हाँ, ऐसा कहा जाता है, बट रम क्यों लगाना है तुम्हें वो लगाओ ना, डेटॉल। चलो, हम एक बार ही ट्राई कर लेंगे। हाँ, वही कह रहे थे जैसे भी डॉक्टर होना, ट्राई मारना। मैम, तभी तो हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल करो जी। मैम सस्ती वाली देखेंगे ना, अब इतनी महंगी कौन लेके आ रहा मैम ये बच्चे की आवाज किधर से आई? यस मैम। मेरे घर में नहीं है भाई कोई बच्चा, मेरे घर में सब बड़े बड़े लोग हैं, किसी और का माइक खुला होगा, वहां से आई होगी। है? मैम मेरे भतीजे बैठा है बगल में, वही बोल रहा है। लो जी, वो अपने भतीजे को अभी से पढ़ा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स पे आ जाओ। बिवरेजेस मैम, वो भी एंड कह रहे हैं। फर्मेंटर्स वाला हमारा जो पार्ट है वो हो गया है खत्म। अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स में। अब एंटीबायोटिक्स भी क्या है मैम, कि एंटीबायोटिक्स हमारे, दे आर ऑल्सो दी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। वही जो हम लोग खाते हैं, और जनरली आप लोग को क्या, कोई भी अगर आपको डिसीज हो रही है, आपको पता है उसके पीछे का लॉजिक, कि या तो मैम वो डिसीज हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिसीज किस लिए होती है, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, फंगस की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बट फंगस की वजह से आपको इंटरनल जो है कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। और मेरे हिसाब से मैंने ऐसा बहुत जल्दी में कोई सुनी नहीं है कि जो फंगस की वजह से हमारे को इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो। स्किन डिसीजेस हमें फंगस की वजह से हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी डिसीजेस होती हैं वो हमें बैक्टीरिया या फिर आपके वायरसेस की वजह से होती है। तो वायरसेस का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रेनू सच में, तो बिकॉज मैंने फंगस का जो डिसीज है ना इंटरनल वाला जल्दी सुना नहीं है। मैम वो तो बस आउटर स्किन को ही करती है मतलब। हाँ जी, वो आउटर स्किन पे ही मोस्टली हमारे सर्वाइव कर, वो करती है। तो यहाँ पे मैं जो आपको कहानी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पित्त कहते हैं। ओके, पित्त तो बच्चे वो नहीं है जो स्किन पे पैचेस जैसे पड़ जाते हैं, उसे ही तो हम पित्त कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो, मैंने वही कहा था ना, स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं, बट वो भी हमारा ठीक है, इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम फंगल ग्रुप की वजह से हो सकती है, बट पित्त को भी हम बच्चे जो है ना स्किन डिसीज में कैलकुलेट करते हैं, उसको आप अलग से नहीं लेके जाते हो। हाँ, वही तो मैंने कहा कि जितने भी हमारे डिसीजेस होते हैं वो मोस्टली आपको कैसे दिखने को मिलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कैसे हैं, वो मैम हमारे जो फंगस डिसीजेस हैं वो आपके स्किन पे ही रहते हैं, ठीक है, वो आपके मैम अभी भी इंटरनल। होंगे? क्या चीज अभी अभी भी होंगे? अभी भी होंगे मतलब नहीं, वो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये फंगस डिसीजेस है ना वो बहुत रेयरली आते भी हैं। हाँ, खुजली भी होती है, पैचेस होते हैं, वो पैचेस लाइक होते हैं, वो मैम जो रेड रेड दाने से हो जाते हैं वो भी यही है? रेड भी होते हैं, कुछ लोगों को व्हाइट भी होते हैं, ठीक है, पूरे इंटायर बॉडी पे या किसी पर्टिकुलर एरिया तक में। तो वो हम हमारे उसमें क्या होते हैं, जिसे हम ललोसी कहते हैं मैम। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं वो अलग है, ठीक है। यूजुअली क्या है हमारा यहाँ पे, आपको क्या होता है ना कि ये जो डिसीजेस है ना उनका क्योर बहुत ही स्लो है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं वैशाली, इच गार्ड वाला सीन अलग है बच्चा, इच गार्ड इज डिफरेंट, और जो ये पेट वाली जो चीज होती है ना वो अलग है, ठीक है। हाँ, इच वॉर्म जो ये रिंग वॉर्म वगैरह जो है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो आपको फटाफट मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन में चले भी जाते हैं। बट जो ये वाली चीजें होती है ना, पैचेस जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है, एटलीस्ट मोर देन 1 मंथ से ज्यादा ये टाइम लेता है क्योर होने में। चलिए जी, ऐसा भी होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे थे, एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट किया। एंटीबायोटिक्स में मैं आपको क्या बता रही थी कि कोई भी हमारे को डिसीज हो रही है तो इट इज बाय हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा या तो मैम बैक्टीरिया है या हमारे पास वायरस है।
वायरसेस का तो हम बहुत जल्दी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी साइकिल खत्म करेगा उसके बाद ही जाएगा, उससे पहले आप उसको नहीं खत्म कर सकते, या तो पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखो, इंजेक्शन लगा के रखो। बट बैक्टीरियल डिसीज जब हमें होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल आप क्रीम लगा सकते हो बाहर साइड में, बट एंटी बैक्टीरियल आपको लेना कैसे होता है, आपको एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में लेना होता है, ठीक है, आपको एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में लेना होता है। बट अगर आपको पता हो तो क्या बहुत जल्दी जो है डॉक्टर्स एंटीबायोटिक, कुछ कुछ जो होते हैं ना एमबीबीएस वाले, ठीक है, वो तो लिख देते हैं एंटीबायोटिक्स फटाफट, बट कुछ कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स इतनी जल्दी क्यों नहीं बोलते हैं या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है कि वो मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसको ना ये मतलब नहीं है कि ये हमारा गुड बैक्टीरिया है, ये बैड बैक्टीरिया है, तो मैं बैड बैक्टीरिया को मारूं, वो ना सबको मारेगा, ठीक है, वो सबको मारता है। इसीलिए जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी थोड़े दिन बाद जब हम ठीक भी हो जाते हैं तो वो वीक फील करने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमने गुड बैक्टीरिया को भी गुड उड़ा दिया, बैक्टीरिया भी मार दिया। ठीक तो है। मैम तो आपके ये कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स ना ले फिर? नहीं, बिना एंटीबायोटिक लिए आप ठीक भी नहीं हो सकते, बट यस, जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो आप बिना एंटीबायोटिक्स के नहीं, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स लिए आप नहीं ठीक सकते, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड है। अबे आपको बस यही पूछना था या इसके अलावा कुछ था? नहीं मैम, मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने बताया कि वायरस या तो होने से पहले आप एंटीबायोटिक लेके रखो, तो मैम पता भी तो नहीं चाहिए कि वायरस होने वाला है, आप उसके हिसाब से तभी तो एंटीबायोटिक लेंगे। मैंने वर्ड यूज किया था अभय कि आप इंजेक्शन के लिए कहा था आपने। प्रिकॉशंस लेके रखो। अब आपको पता है कि सर्दी आने वाली है, तो पहले से ही कैप कूप लगा के रखो, ठीक है, हम ये गर्मी में कहने भी? का मेरा मतलब था। ये नहीं कि पहले जब सर्दी आ रही है तो उससे तो पहले मैम, से इतना दिन लिखाना शुरू कर दो कि मुझे जुकाम ना हो। मैम अपने क्या कैप लगा के रखेंगे, तो मैम गर्मी हो रही है अभी तो मैंने सर्दी बोला ना, कि जैसे सर्दी में हमारे को आने जुकाम वाली है। जुकाम क्या है, एक वायरस डिसीज है हमारे पास, ठीक है। जैसे कोरोना चल रहा था, अब तुमको पता है कि कोरोना वायरस है, तो आपने क्या कर रहा, इंजेक्शन लगवाए थे ना, 3 डोज, नहीं मत मैम 2 लगवा, लगी है। वेट करते हैं, ठीक है। मैम 2 तो लगी है। प्रिकॉशंस या वैक्सीनेशन वगैरह है, आप लेके रखो, ठीक है। मैम 2 चलो जी, लगी है। टिटनेस जो है, ठीक है भाई, 2 लगी है, तीसरी भी लगवा लो। टिटनेस भी जो है हमारा किस वजह से हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से ही आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस पहले से लेके रखने हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारी कहानी कहाँ पे रहती है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास जो कि माइक्रोब्स की हेल्प से ही ग्रो किए गए हैं। और किसके लिए ग्रो किए गए हैं, माइक्रोब्स या पैथोजेंस को ही मारने के लिए ग्रो किए गए हैं। और ये किसको ट्रीटमेंट के लिए है, इनके अलावा भी आपको जो डिसीजेस लग रही हैं आप उसमें लिख सकते हो। मैम कॉमन कोल्ड, जाड़ा सर्दी में क्यों होता है? वेदर चेंज होता है ना उस टाइम पे, वो जैसे कहते हैं ना, ये उनका क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन होता है ग्रो करने का, फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन जिसे आप कहते हो, बिल्कुल सही। मैम ऐसा हाँ, कहते हैं ना कि अगर एक बार एक एंटीबायोटिक ले ली तो अगली बार वो इफेक्ट कम करेगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा किसने कह दिया? हाँ मैम, वो मेमोरी स्टोर हो जाती है ना। नहीं मैंने बेटा, तो पहली बार सुना है। देखो, मैम मैंने तो पता नहीं किससे ही सुन लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे सुना उसको दोबारा से सुनो। मनीषा जी, थैंक्स का जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है जब मेरे को आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं आता है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि भैया मैं देख के बताऊंगी, ठीक है। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया, उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इस वाले टॉपिक को आई गेस आज के क्लास में हमारा खत्म होगा और वही लास्ट टॉपिक भी रहेगा। पेनिसिलिन, क्या कहानी है पेनिसिलिन की, सबको पता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था ये, और किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। सही इफेक्ट करेगी तो मेमोरी भी सेव होगी। दीपिका, आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर वो मैम सही सच में करेगी तो मेमोरी भी सेव होगी। मेमोरी यही सेव होगी। दीपिका एक बार वो वॉइस ओपन करके बोलो ना। मैम जैसे एंटीबायोटिक इफेक्ट करेगी तो मेमोरी भी तो यही सेव होगी ना कि उसने अच्छा इफेक्ट किया। दीपिका, आप पता है क्या कर रहे हो, आप ना खिचड़ी बना रहे हो। किस चीज का, आप खिचड़ी मूंग की बना दाल रहे हो, की। हमारी बॉडी के बी सेल्स के काम करने का और एंटीबायोटिक्स का।
दोनों का काम करने का तरीका अलग है। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि एंटीबायोटिक्स जाके हमारे बी सेल्स की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं मैम। बी सेल्स अपना काम करेंगे और जो एंटीबायोटिक्स है वो अपना काम करेंगे। एंटीबायोटिक्स का सिंपल सा काम ये है कि वो ना हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा, और बी सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बच्चे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये जो आप मेमोरी वाली बात कर रहे हो ना, एंटीबायोटिक्स की कोई मेमोरी नहीं है हमारी बॉडी में। आपको क्या लगता है कि बॉडी क्या एंटीबॉडी क्या वैशाली, क्या 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 खिचड़ी कर रहे हो? मैम वो तो एंटीबॉडीज की होती है ना मेमोरी। हाँ वही तो वैशाली मैं कह रही हूँ कि बी सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडी होते हैं दे आर डिफरेंट, एंटीबायोटिक्स वो अलग हैं। हाय राम, इतना बड़ा लिखोगी ऋतु। वो तो ये था कि एंटीबॉडी की मेमोरी सेव होती है अगर मैं अगर अगेन सेम डिसीज होती है तो हमारी बॉडी को पता होता है कि डिसीज पहले भी हो चुका है, ये फॉरेन फायर। हाँ जी, देखो रेणु जी ने बिल्कुल सही कहा। आपने पता है क्या कर दिया दीपिका? एंटीबायोटिक्स को और एंटीबॉडी को मिला दिया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही मनीषा एंड ये अच्छे अच्छे बच्चे रेणु यादव। ठीक है मैम, वो कहना चाहती है कि एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज करने पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक्स से। अच्छा बोल, कोई बात नहीं वैशाली, चलो करने पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। आप हाँ ये बात कह सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर हम लोग बार बार एक ही पर्टिकुलर हैवी डोज में वो ले रहे हैं। हाँ नहीं नहीं दीपिका, बिल्कुल करेगी। आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन क्यों लोगे? ये भी तो सोचो ना, आप रेगुलर बेसिस पे किसी पर्टिकुलर चीज की मेडिसिन क्यों ले रहे हो? अगर सपोज कर लो आपको अभी जुकाम उखाम हो गया, आपने कौन सी एक टैबलेट ले ली कि जैसे जुकाम के लिए मोस्ट पॉपुलरली क्या मैम लेनी नहीं चाहिए वैसे तो। प्रेजेंट देते हैं और साथ में एक एंटीबायोटिक दे देते हैं सिफेक्सिन, ठीक है, CFM जिसे हम कहते हैं। ये दोनों आपको दवा दे देते हैं यूजुअली, ठीक है। और अगर किसी को दर्द वर्द होता है तो आपको क्या कॉम्बीफ्लेम वगैरह कुछ दे दिया। बट अगर आपको नेक्स्ट ईयर जो होगा डिसीज, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाओगे ये बोलने के लिए कि डॉक्टर जी मैंने जो है ये तीनों दवा पिछले साल भी खाई थी तो वो मेरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगी? भाई पूरे साल थोड़ी ना खा रहे हो आप मैम डॉक्टर भी समझेगा पागल आ गया कोई। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खा रहे हो ना। हाँ माइट भी ये हो सकता है कि आप किसी एंटीबायोटिक को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हो, डेली यूज कर रहे हो। बट मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसा होता होगा जो इतना एक्सपेरिमेंट मैम बॉडी भी यूज्ड हो जाएगी फिर तो उसकी, है ना? करेक्ट। तब हमारे बॉडी, तब ये कह सकते हो कि हाँ हमारी बॉडी पे वो काम करना बंद कर देगी। तब हमें क्या चाहिए? उसका हायर डोज चाहिए, ठीक है, जिससे चक्कर आ जाए। नहीं क्योंकि एक तरीके का आप डोज ले लेके आपकी बॉडी को क्या है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ चुकी है कि हाँ भाई इतने डोज से मेरा काम नहीं चलने वाला, अब मुझे इसका हाई डोज मिलेगा तभी मैं ठीक होऊंगा। आई होप मैं बन जाते हैं मैम इस तरीके से तो लोग फिर तो। राइट, मॉस्किटो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। हाँ ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्प्रे स्प्रू करते हैं तो उससे जितने मॉस्किटोज मर गए तो वो मर गए, फिर जो बचे हुए मॉस्किटोज हैं तो वो जब वो लार्वा अपना सेक्रेट करेंगे दूसरा वाला तो उनमें वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो बट सब में नहीं, कुछ कुछ में। मैम कंटिन्यू करें। हाँ तब हाई डोज हो गई होती है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ इसीलिए नया मॉर्टिनाथ। चलो सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है हमारे पास मैम? पेनिसिलिन हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। फिर क्या है? ही ऑब्जर्व दैट स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, कौन सा? स्टेफिलोकोकाई जो है कुड नॉट ग्रो अराउंड अ माउल्ड, एक फंगस है जिसको हम माउल्ड भी कहते हैं, ठीक है। वो जो है स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया है उस फंगस के इर्द गिर्द पे ग्रो नहीं कर पाया। ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट। क्या कहानी हुई? अब तुम लोग मैसेज करना थोड़ा सा बंद कर दोगे? बस कहाँ से कहाँ, हाँ जी पता नहीं रेणु जी कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, पहुंच गए। देखो मैम वही तो हमारे पास क्या हुई, सुनो मेरी बात ध्यान से, बस 5-10 मिनट की बात है, उसके बाद आप लोग करना। एंटीबायोटिक्स आई गेस खत्म हो जाना चाहिए आज। पूरा चैप्टर नहीं भाई, ये टॉपिक तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ एंटीबायोटिक्स का ये लास्ट स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई ना। क्या है एंटीबायोटिक्स में, सॉरी ये, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने क्या देखा कि एक हमारे पास बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। कोकाई से ही याद रखो कि मैम ये बैक्टीरिया है, ठीक है, कि स्टेफाइलोकोकाई एक हमारे पास बैक्टीरिया था
वो ना ग्रो नहीं कर पाया। जब हमने देखा कि एक, क्योंकि ये आपको पता है साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना एक इस फंगस को ना ग्रो कर रहे थे अपने लैब में, उसे कल्टीवेट कर रहे थे, ठीक है। बट किसी एक फंगस में क्या हो गया होगा ना कि गलती से एक किसी फंगस में कहीं से उड़ के या किसी भी वजह से, या क्या पता उनके एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट हो, वी डोंट नो एवरीथिंग, उन्होंने ना एक जो इसमें क्या ग्रो कर दिया था, एक फंगस ग्रो कर दी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, वो ग्रो कर दी थी, ठीक है। अब जब इन्होंने इसको ग्रो किया था ना, तो उन्होंने नोटिस किया कि जिसमें ये फंगस है ना, उसमें हमारा ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इतनी कहानी थोड़ी सी समझ में आई, या ये भी किसी को समझ में ना आई हो तो, है ना? कोई ऐसा जिसको इसको भी रिपीट कराना है? चलिए जी, इतना कहानी समझ में आ गया। तो इन्होंने, आफ्ताब आपको समझ में नहीं आया, या ऐसे ही बस मजे में कर रहे थे? हाँ जी वैशाली। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अगर आफ्ताब आपने हैंड रेज किया है तो वो मैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आप कंटिन्यू करो। कोई ना, प्रेरणा 2 ही स्लाइड्स रह गई, ठीक है, इस पार्ट को खत्म करने के लिए। हमने क्या किया बच्चे, हमारे जो ये साइंटिस्ट थे वो हमारा एक स्टेफाइलोकोकस फंगस पे काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकस फंगस हमारी हर एक पेट्री प्लेट में आया है, बट एक पेट्री प्लेट में कहीं से पेनिसिलियम नाम का जो फंगस था वो पहले से ही प्रेजेंट था। उस वाले प्लेट में हमारा ये जो बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? उसका रीजन ये था कि इस पेनिसिलियम नोटाटम फंगस में से एक केमिकल का सेक्रीशन हो रहा था। क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ तरीके के केमिकल्स का सेक्रीशन होता है, अभी पढ़ के आए हो ये बात। पेनिसिलियम नोटाटम में कौन से केमिकल का सेक्रीशन हो रहा था मैम? पेनिसिलिन का। वो देखते हो ना आप लोग, और आजकल तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चला भी हुआ है, कुछ ऐसे करके, आई डोंट नो अभी वो मिलती है नहीं मिलती है, कुछ ऐसे करके ना छोटी छोटी सी ट्यूब्स आती थी, ठीक है, जब हम लोग थोड़े छोटे थे। आई फ्लू जो अभी चला हुआ है रिसेंटली, ठीक है, तो वो जो आइस में डालते हैं, आइस में डाला जाता है, तो उसमें हमारा क्या है, यही हमारा पेनिसिलिन है, ठीक है जी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। पेनिसिलियम नोटाटम फंगस का नाम याद रखना है, वो किसका सेक्रीशन कर रहा है? एक केमिकल का सेक्रीशन कर रहा है। केमिकल का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये क्या है मैम? ये हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक है। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग? हाँ जी, आई ट्यूब्स या फिर जो भी बोलते हैं इसे, कहते हैं कि इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। चलो ऑल क्लियर, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये रहे हमारे फ्लेमिंग जी जिन्होंने बनाया था। फिर कौन थे हमारे पास? अर्स्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी। नाम सुना है पहले भी इनका? ठीक है, नहीं सुना है तो एक बार प्लीज देख के आना कि हमने कहाँ पे सुना है। नहीं जी वैशाली जी, अगर आपने 11th को शिद्दत से पढ़ा है, तमीज से पढ़ा है, तो ये आपने नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। अर्स्ट फ्लेमिंग, सॉरी फ्लेमिंग कह रही हूँ, अर्स्ट चेन के बिना आपने अपना 11th नहीं कंप्लीट किया होगा, ठीक है। चलो इन्होंने क्या किया, मैम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। बायोमॉलिक्यूल्स में बनाई। चेन तो लग भी रहा है कि सुना है। देखो जी कितनी जल्दी याद आ गया बच्चे। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9 में, 11th क्लास, बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं, अगर आपने मेरे से पढ़ा भी होगा तब भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है, बीटा चेन्स पढ़ी थी ना, उसमें था। करेक्ट, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या किया, मैंने जब आपको बताया था, ठीक है, उस चैप्टर से 3-4 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में। बट आपको पता है कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूलर का पूरा कंटिन्यूएशन है ना। और मॉलिक्यूलर से हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं? 11 से 12 क्वेश्चन हर साल, 11 से 12। ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा होगा, तो बायोमॉलिक्यूल्स कैसा है हमारा, एक तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स मैम हमारे लिए प्री नर्सरी क्लासेस हैं, ठीक है, कि आपको ये भी सीखना जरूरी है। नर्सरी है, तो समझ में नहीं आएगा, हाँ जी बच्चा, बिल्कुल रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो जी, इन्होंने क्या किया था, इन दोनों जनाब ने एस्टेब्लिश इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन्हीं के काम को आगे लेके गए थे, और फिर बाद में जाके इन तीनों को ही क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1945। हाँ जी वैशाली, बिल्कुल जरूरत है रिवाइज करने की। मैं तो आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ये सारी चीजें कि प्लीज 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 11th को मत भूलिए, आपका 12th से ज्यादा हार्ड है 11th। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि 11th का सिलेबस क्या है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ब्रॉड है। बहुत ब्रॉड है एक्चुअली।
अब हमारे पास कहां से आ गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाला ही कर रहे थे, 2 हमने सीख लिए, बिवरेजेस सीख लिया, एंटीबायोटिक सीख लिया। अब देखते हैं 10 मिनट में हम इसको कितना खत्म कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते हैं, कल आप लोग 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, तो हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। क्या हमारे पास आगे, हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट क्या आ गया, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में भी। ठीक है, क्या है मैम, ऑर्गेनिक एसिड्स। केमिकल का अगर हम सबसे पहले पार्ट लें तो ऑर्गेनिक एसिड, तो कुछ हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो नाम है ना वो उसी बेसिस पे भी पड़ा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसिटोबैक्टर, एसिटी जो हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है। एसिटोबैक्टर, एसिटी जो एक बैक्टीरिया है, ये किस लिए है, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इन एसिड्स का नाम नहीं जानता होगा। ठीक है, सारे के सारे आप इन सब का नाम जानते हैं। नहीं अब है, आज के लिए लिंक मैंने लेट भेजा था, कल मैं टाइम से ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम, ये क्या है, ब्यूटरिक एसिड का। एंड ट्रस्ट मी, कल जब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनसे। ठीक है, अब देखो आपको जिनका नाम दिया हुआ है, जिनसे हमारा ऑर्गेनिक एसिड बना है, तो हम लोग मतलब हम लोग क्या, जो नीट का एग्जाम बना रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हैं, वो पागल तो है नहीं जो आपको यही वाले सारे दे देंगे। वो आपको कौन से देंगे, वो आपको देंगे एस्परजिलस नाइगर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन करता है सिट्रिक एसिड का। इसको कैसे याद कर लेना, क्योंकि आपकी मैम जो है, जो आज आपको पढ़ा रही हैं, उन्होंने इसी फंगस पे काम किया है। एस्परजिलस नाइगर जो फंगस है, मैं आपको बहुत पहले से भी बता रही हूँ ये बात, ये ऐसी दिखती है। ठीक है, यूजुअली तुम्हारे में ग्रीन कलर की दिखी हुई, क्योंकि उन्होंने स्टेन अलग लिया होगा, यूजुअली ये आपको ब्लैक कलर की होती है ये। ठीक है, ब्लैक कलर की फंगस। हाँ जी, और ये फंगस कैसी है, आपका किसका प्रोडक्शन करती है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। बाकी तो आपको सारे समझ में आ ही रहे हैं, ये बस एक फंगस है, बाकी सारे हमारे बैक्टीरिया। ठीक, और कौन से एसिड बना रहे हैं सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाइए। उसके अलावा हमारे पास कौन सा आ गया, अल्कोहल, और ये वाला तो आपने बहुत ही अच्छे से सीखा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन को यूज करके हम लोग ये सारा रामायण कर रहे हैं, तो ये वाला तो डिटेल में जाने का जरूरत है नहीं। और ये पता है कौन सा बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज नाम तो पता ही है, उसका कॉमन नेम क्या है, ईस्ट। ठीक है, ये किसके प्रोडक्शन के लिए है, इथेनॉल। ये अल्कोहल हमारे पास डायरेक्ट नहीं बनता है, हमारे पास जो आता है इथेनॉल आता है, फिर हम उसको चेंज करते हैं वही डिस्टिलेशन से या फर्मेंटेशन जो भी करना होता है उन सब चीजों से। फिर क्या है हमारे पास, एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स मैम, लाइपेज एंजाइम। किस लिए यूज कर रहे हैं हम, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। ये क्या करता है, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम दी लॉन्ड्रीज। ठीक है, किसका, एंजाइम्स का प्रोडक्शन, लाइपेज। ठीक है जी, आदर्श जी अब लास्ट मोमेंट में बस भाई वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम नहीं हो रही, नेटवर्क इशू होगा। लाइपेज हो गया, पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, टू क्लैरिफाई वाटर जूस। जितना दिया है जैसा दिया है बस एग्जैक्ट वैसा देखो, और करके क्वेश्चंस करके देखना कि कितने क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, फिर हम लोग मॉड्यूल वाला पार्ट देख लेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो इनसे निकल जाएंगे। अल्कोहल समझ में आ गया, लाइपेज समझ में आ गया, पैक्टिनेज और प्रोटीनेज किस लिए है मैम, जो हम लोग वो जूसेस नहीं पीते हैं, आपके ये जो फ्रूटी आते हैं और जो कैंड जूसेस आते हैं, है ना, लाहौर जीरा वगैरह, जो भी, मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे, रियल फ्रूट जूस, बिल्कुल, थैंक यू वैशाली। ठीक है, रियल फ्रूट जूस जो आते हैं वो आपके साफ सुथरे कैसे दिखते हैं, आपको पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से हम उनको साफ करते हैं। ठीक है, ताकि वो आपको क्लियर इमेज जाए। फिर क्या है हमारे पास, अगला एंजाइम है ट्रोपिकाना। थैंक यू वैशाली, थैंक यू जी। क्या नाम है, ऋतु। ठीक है, फिर है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये किस लिए है, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। अब कोकस नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। क्योंकि कोकाई सेप हमने बैक्टीरिया का ही पढ़ा है मैम, फंगस का नहीं पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, आपको नाम सिर्फ आप ना थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वो क्या है, क्योंकि बहुत टाइम पे ना एग्जाम में आपसे शायद मैम राउंड राउंड सी होती है, जैसे कोकस, कोकाई राउंड। ठीक है, फिर कह रहे हैं यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर के काम आते हैं ये, टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स ऑफ अ पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम होती है उनको क्या बोलते हैं रिमूव करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इंजेक्शन, और कैसे भी जो भी आप जैसे भी डॉक्टर्स करते हो। कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। क्लॉट बस्टर बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, क्या कह रहे हो मनीषा मैम, मिथेनॉल बॉडी के लिए आधार
आधार नहीं होता है क्या? कभी कभी गेन में अल्कोहल प्रोडक्शन में मिथेनॉल बन जाता है। मैम मिथेनॉल बॉडी के लिए आधार नहीं होता है मतलब मैं समझी नहीं मनीषा। यूज मतलब अच्छा नहीं होता है। नहीं बच्चे, अच्छा बुरा का बात नहीं है यहाँ पे बात है कि जो प्राइम प्रोडक्ट बनता है, और प्राइम प्रोडक्ट हमेशा जब भी आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे ना, आई वुड सजेस्ट कि मनीषा एक बार आप रेस्पिरेशन वाला लेक्चर प्लीज जरूर देखो, ठीक है। और अभी तो तुम्हारे पास टाइम भी है, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को जब देखोगे ना, तो गुआओ, ये गुआओ है क्या है मतलब मनीषा, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, वो इथेनॉल ही बनता है हमेशा, उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं। कुछ चैप्टर्स का तो आपको देखो वैशाली, मैं तो आपको पहले भी बोलती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग का थोड़ा सा फ्लो टूट गया था, बट यस मैं कल से रीस्टार्ट कर दूंगी। कल से फिर से आपको टॉपिक्स वगैरह जो हैं वो भेजना शुरू कर देंगे, और प्रैक्टिस भी हम करेंगे। आई नो कि मैं आपको नवंबर तक, हम लोग अभी नवंबर तक नहीं आएंगे साथ में, ठीक है। बट यस हम लोग उस ग्रुप में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मुझे चाहिए जो कि क्वेश्चन आंसर्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और जिनको नहीं करना है प्लीज जाइए, लीव दिस ग्रुप। हाँ लीव दैट ग्रुप, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, और मैं आपको प्लस इसलिए भी टाइम दे रही थी बिकॉज आपका एक मेगा टेस्ट था। चलिए अगला क्या है हमारे पास, साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है हम लोग, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है हमारी, एक फंगस है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैम आप जहाँ जा रहे आप जा रहे थे, आप गए नहीं। अरे Yes, दिमाग ma'am. इतना जल्दी क्यों है भगाने का। चलो पहले बस ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं। सुनो, बस ये 2 लाइंस पढ़ लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है मैम, एक फंगस है। किस लिए यूज करते हैं हम साइक्लोस्पोरिन जो है हमारे इसको, इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ठीक है। किसकी तरह यूज करते हैं हम, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह। अब आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स का क्या काम है, ये क्या कब कहाँ यूज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कौन सा पार्ट हमारा है, कौन सा पार्ट हमारा नहीं है। तो ये क्या करेगी, हाँ जी ग्राफ्टिंग, बिल्कुल सही वैशाली, ठीक है। कि हमारी बॉडी में जब ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो बाहर से जो ऑर्गन लाके हमारी बॉडी में फिक्स किया गया है, हमारी बॉडी के सेल्स उसको फॉरेन ना समझ के अपना ही समझे, इसीलिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स को देते हैं ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल सही ऋतु। तो उसका नाम क्या है, कौन सा केमिकल है मैम, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। समझ में आया, किससे प्रोड्यूस हुआ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्या है मैम, वो एक फंगस है। क्या कर रही है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारा स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या है मैम, हाँ जी बच्चे खानी पड़ती है ये उस टाइम पे, हाँ वैशाली बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। फिर क्या है ये मैम, प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरिस। ये भी क्या है, ईस्ट क्या मैम, फंगस ही है एक तरीके से, है ना, ईस्ट हमारी तो ये किससे, बडिंग करती है, परप्यूरिस नाम की एक फंगस है हमारी, उससे प्रोड्यूस हुई। कुछ ऐसी दिखती हैं, ठीक है। कहाँ किस पे प्रोड्यूस होती है, ऑन व्हाइट राइस, ठीक है, व्हाइट राइस पे। यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे को स्टैटिन्स जो हैं वो दी जाती हैं। इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करती हैं, उन एंजाइम्स को रोकती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, जाके मार देती है इसको, थिन कर देती हैं, फिर ब्लड को थिन कर डालती हैं, फिर से स्कैटर हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के स्कैटर होने से हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जब वो एक ग्रुप बनाने लगे। क्यों, क्योंकि वो तब हमारे नर्व्स ब्लड पास नहीं होता, ब्लड फ्लो में आ जाता है, हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है नर्व्स का, तो सांस फूलने लग जाती है और मर जाती है। लो डेंसिटी लिपिड प्रोडक्शन कम करता है। ऋतु किस चीज में बता रहे हो आप, ये कोलेस्ट्रॉल में, ओके लो डेंसिटी लिपिड, ओके 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 समझ गए, ठीक है। जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो उनका प्रोडक्शन कम करते हैं, ठीक है जी, आप ये कह रहे हो, ठीक है। चलिए जी, यहीं तक की थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी जो हमारी स्टार्ट होगी कल, हम ट्राई करना 15 मिनट पहले फिर से ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम लोग वापस से पढ़ने साथ में पढ़ रहे हैं इस हफ्ते। तो माइक्रोवेव्स इन सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले
क्योंकि बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है ये, आज हमने ज्योग्राफी का पढ़ी, कल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलते हैं रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री मैम टॉपिक वाइज, हाँ जी सोनिया, हम यूजुअली टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करते हैं। सोनिया आप नए हो क्लास में? मुझे आज एक्चुअली 2-3 बच्चे लगे कि जो नए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। यस मैम। ओके हाँ, मुझे लगा ही था सोनिया थापा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। हाँ सोनिया, यूजुअली हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है ना, उसी के क्वेश्चन आंसर्स का कल प्रैक्टिस करते हैं। रिकॉर्डिंग ज्यादा ही काम आते हैं माइक्रोस। हाँ जी, थैंक यू अभय। हाँ जी रितु, माइक्रोस बहुत काम आते हैं भाई।